हेलो स्टूडेंट्स। व्यावसायिक सांख्यिकी इस कक्षा में हम बात करेंगे वर्गीकरण पार्ट 2 की। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है, वर्गीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं और वर्गीकरण के आदर्श तत्व क्या होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे वर्गीकरण की विभिन्न रीतियों की, जिसमें हमने आपको दो रीतियों के बारे में बताया था, एक तो गुणात्मक और एक संख्यात्मक। गुणात्मक को हमने विस्तृत रूप से पिछली कक्षा में डिस्कस किया था और अब इस कक्षा में हम बात करेंगे संख्यात्मक वर्गीकरण की। अंकात्मक तथ्यों का वर्गीकरण सामान्यतया वर्गांतरों के अनुसार किया जाता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का ध्यान रखते हुए सभी समंकों को सुविधानुसार अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। यदि कक्षा के 40 विद्यार्थियों की ऊंचाई 150 से 179 सेंटीमीटर के अंतर्गत है तो 5-5 सेंटीमीटर के वर्गांतरों को निम्न रूप में वर्गीकरण करना होगा। संख्यात्मक वर्गीकरण में जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उसमें है एक तो वर्ग सीमाएं। प्रत्येक वर्ग 2 अंकों से बनता है जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। पहली सीमा अधर या निचली सीमा तथा दूसरी सीमा अपर या ऊपरी सीमा कहलाती है। निचली सीमा को L1 तथा ऊपरी सीमा को L2 संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। वर्ग विस्तार ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। इसे I द्वारा प्रकट किया जाता है और I इज इक्वल टू L2 माइनस L1। और तीसरा जो है वो मध्य मूल्य या मध्य बिंदु। कई सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए दोनों सीमाओं को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाता है। उसके बाद आती है वर्ग आवृत्ति। संख्यात्मक वर्गीकरण में यह जानना आवश्यक होता है कि कुल समग्र के कितने पद या अवलोकित मूल्य किसी वर्ग विशेष की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। इन इकाइयों की संख्या उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे आवृत्ति बंटन की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। विभिन्न वर्गों में आवृत्तियों का विन्यास करने के लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में आने वाले पद या इकाई के लिए एक तिरछी रेखा उस वर्ग के सामने लगा दी जाती है। पांचवी इकाई के लिए पिछली 4 रेखाओं को काटती हुई विपरीत रेखा लगा दी जाती है। इस प्रकार 5-5 के समूहों में आवृत्ति की गणना करने से वर्गीकरण का कार्य सरल हो जाता है। इस रीति को 4 एंड क्रॉस मेथड कहते हैं। अंत में इन रेखाओं को गिनकर वह संख्या उनके सामने रख दी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे खंडित और अखंडित चर की। आवृत्ति बंटन की रचना के आधारभूत तत्व है चर और आवृत्ति। ये संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए होता है और जो मात्रा अथवा आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, चर कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों की ऊंचाई, आयु, आय, परिवार में बच्चों की संख्या, मूल्य, मजदूरी, आयात निर्यात, परीक्षा में प्राप्तांक इत्यादि। चर 2 प्रकार के होते हैं, खंडित और अखंडित। खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं। एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ सुनिश्चित अंतर होता है। ये अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं। जैसे परिवार में बच्चों की संख्या या तो 0 हो सकती है या 1 बच्चा हो सकता है, 2, 3, इसमें 2.5, 4.25, 3.25 की संभावना नहीं होती है। मतलब दशमलव बिंदुओं में ये नहीं होते हैं। क्रिकेट मैच में रनों की संख्या, विद्यार्थियों के प्राप्तांक, दुर्घटनाएं, मकान के कमरों की संख्या आदि खंडित चर है। इसके विपरीत अखंडित या सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल, वह चर है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो सकता है। जैसे किसी विश्वविद्यालय के छात्रों की लंबाई 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक विस्तार में हो तो ये संभव है कि इन सीमाओं के बीच लगभग प्रत्येक माप का छात्र मिल सके। किसी छात्र की लंबाई 170.35 सेंटीमीटर हो सकती है, जब छात्र की लंबाई 160 सेंटीमीटर से बढ़कर
जैसे कलांतर में 172 सेंटीमीटर हो जाती है, तो वह इन दोनों मापों के बीच के प्रत्येक माप से होकर गुजरेगा। अतः निश्चित सीमाओं के अंतर्गत मापों में अविच्छिन्नता रहेगी, निश्चित अंतर नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे आवृत्ति बंटन की रचना की। आवृत्ति बंटन की रचना करने के लिए सर्वप्रथम अव्यवस्थित या अवर्गीकृत समंकों को आरोही या अवरोही विन्यास में क्रमबद्ध किया जाता है। फिर क्रमबद्ध पदों को गिनकर उपयुक्त मूल्यों या वर्गांतरों के समक्ष लिखते जाते हैं। सुविधा के लिए इनमें मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। खंडित आवृत्ति बंटन का वितरण होता है, जिसमें खंडित चर मूल्यों के अनुसार आवृत्तियों का विन्यास किया जाता है, जिसमें प्रत्येक पद के सामने वह संख्या लिख दी जाती है जितनी बार उस पद की आवृत्ति होती है। पद मूल्यों को क्रमबद्ध करने के बाद मिलान चिन्हों की सहायता से आवृत्ति बंटन की रचना की जाती है। अखंडित आवृत्ति बंटन वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण पर आधारित है। इसकी रचना अखंडित या सतत चर की सहायता से की जाती है। चर मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में विन्यासित करके सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्य के संपूर्ण अंतर को वर्ग सीमाओं के अनुसार बराबर वर्गांतरों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर मिलान रेखाओं का प्रयोग करके प्रत्येक वर्गांतर में आने वाले पदों की संख्या उसके सामने लिख दी जाती है। इस प्रकार निर्मित की गई श्रेणी को अखंडित या अविच्छिन्न आवृत्ति बंटन कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपवर्जी तथा समावेशी वर्गांतरों की। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, अपवर्जी रीति तथा समावेशी रीति द्वारा। अपवर्जी रीति इस रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। इस रीति को अपवर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अनुसार वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जाती, वरन उससे अगले वर्ग में सम्मिलित की जाती है। यदि किसी विद्यार्थी की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, तो इसकी गणना 150 से 155 वाले वर्ग में नहीं, बल्कि 155 से 160 वाले वर्ग में की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे समावेशी रीति की। इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई भी उसी वर्ग में समावेश होता है। इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतर अंतर होता है, जैसे 150 से 154, 155 से 159। तो इसमें 150 और 154 दोनों ही इसी वर्ग के अंतर्गत आएंगे। 150 से 159 में दोनों ही 150 वाला भी 55 वाला भी इसी में आएगा और 159 वाला भी इसी में आएगा। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अपवर्जी व समावेशी रीतियों में बहुत अंतर है। पहला तो ये है कि अपवर्जी रीति में एक वर्ग की अपर सीमा अगले वर्ग की अधर सीमा होती है, परंतु समावेशी रीति के अंतर्गत इन दोनों सीमाओं के अंतर में अधिकतर जो अंतर होता है वो एक का होता है। जो दूसरा अंतर वो ये है कि अपवर्जी वर्गांतरों में एक वर्ग की अपर सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उस वर्ग में शामिल नहीं की जाती, जबकि समावेशी विधि में ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य भी उसी वर्ग में सम्मिलित रहता है। तीसरा अंतर यह है कि गणना क्रिया को सरल करने के लिए समावेशी रीति को पहले अपवर्जी रीति में परिणत कर लिया जाता है। और चौथा अंतर यह है कि जहाँ मूल्य पूर्णांकों में हो वहाँ समावेशी विधि उपयुक्त होती है तथा अन्य स्थितियों में अपवर्जी विधि उत्तम मानी जाती है। तो इस प्रकार इस कक्षा में हमने पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा इनका जो रीतियाँ हैं, इसकी जो गुणात्मक और जो संख्यात्मक रीतियाँ, उसके बाद हमने आवृत्ति बंटन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा खंडित और अखंडित चरों के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि खंडित चर किसे कहते हैं, अखंडित किसे कहते हैं। उसके बाद हमने समावेशी और अपवर्जी रीतियों के बारे में आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।